हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम एनसीईआरटी बुक के कुछ एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं जो नर्ड्स इक्वेशन पर बेस्ड है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर जो है वो है गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी हमारे को क्या है, पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम और क्रोमियम के हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। Mg+2 Mg रिडक्शन, क्रोमियम +3 से क्रोमियम रिडक्शन हो रहा है। और क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये वैल्यूज गिवन है और अरेंज दिस मेटल, यानी ये ऊपर वाले, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो वी नो, हम जानते हैं कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट्स से होंगे जिन्होंने प्रॉपर मेरी प्रीवियस क्लासेस को ढंग से पढ़ा है और ढंग से अटेंड की है। तो रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो वीक रिड्यूसिंग पावर होगी। तो सबसे पहले हम इन मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर अपन रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो किसका है, सबसे हाईएस्ट सिल्वर का है। देखो सिल्वर का 0.8 दे रखा है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल Ag+Ag। उससे कम किसका है, मरकरी प्लस मरकरी, मरकरी, और फिर है क्रोमियम +3 क्रोमियम, फिर है मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम, पोटेशियम प्लस पोटेशियम। अगर इनके अपन आरपी वैल्यूज देखें, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.80 वोल्ट, मरकरी 0.78, क्रोमियम -0.74 वोल्ट, मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट, पोटेशियम -2.93 वोल्ट। जो गिवन है हमने लिख दिया। तो यहां पर हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज। सबसे हाईएस्ट तो सिल्वर का है और सबसे लोवेस्ट पोटेशियम का है। तो यहां पर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। तो जब आपको सीबीएसई बोर्ड में भी अगर ये क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा लिखेंगे रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये रेफरेंस डालते हुए, ये वाला रेफरेंस डालते हुए आप रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग, जो रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक सेल रिएक्शन, रिडॉक्स सेल रिएक्शन गिवन है। देखें आप क्या दे रखा है इसमें, जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस सिल्वर प्लस जिंक +2 आयन। ये रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन को अब ये बोल रहा है इस रिडॉक्स रिएक्शन से हमको क्या प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है।
क्योंकि यहां नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज एनोड होते हैं, यानी हमको एनोड प्रिडिक्ट करना है। इंड्यूसर रिएक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो हो गया रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, और ये हो गया इसका तो दिस इज रिडक्शन, मतलब कैथोड रिएक्शन हो गया ये, और ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। अगर मैं इस सेल को डिपिक्ट करूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, जिंक सॉलिड जिंक प्लस 2, जिंक सॉलिड जिंक प्लस 2, जिंक सॉलिड जिंक प्लस 2, कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो मैं यहां नेम ले लेता हूं, सॉल्ट ब्रिज, ये हो गया एनोड, और Ag प्लस 1m, ये तो सेल का प्रेजेंटेशन हो गया। लेफ्ट में एनोड लिखते हैं, राइट में कैथोड लिखते हैं, तो ये हमारा एनोड हो गया जो नेगेटिवली चार्ज है, और ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये कैथोड हो गया जो पॉजिटिवली चार्ज है। की वोल्टमीटर, और अब इस केस में क्या होगा, फ्लो ऑफ, अब यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूं जाएंगे तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ये तो किसको बता रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये करंट, तो करंट तो हमेशा ऑपोजिट चलेगी, एनोड टू कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव कर रहे हैं तो करंट कैथोड टू एनोड मूव करेगी। तो यहां पर ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे यहां लिख दिया था मैंने, ये वोल्टमीटर, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, एरो इधर लग रहा है और इधर ये एरो लग रहा है। इंडिविजुअल सेल रिएक्शन, तो इंडिविजुअल सेल रिएक्शन ये हो गई, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन, स्प्लिट कर दो बस इन दोनों रिएक्शन को। एनोड रिएक्शन इज जिंक सॉलिड जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज, और इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो हम ये रिएक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, इनिशियल क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, ये भी बुक का एनसीईआरटी, अब नर्स इक्वेशन पे आ गए। नर्स इक्वेशन का, अब ये हमारे को सेल का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, राइट द नर्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ओके, तो ये क्लियर हो गया, एनोड कैथोड सॉलिड ब्रिज। तो मैं इंडिविजुअल रिएक्शन लिख देता हूं पहले।
मैग्नीशियम Mg plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम Mg plus 2 and 2 electron. This is the cathode reaction. Copper plus 2 electron, copper. मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको एग्जाम में गिवन होगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 2.37 वोल्ट होता है। ये आपको गिवन होगा एग्जाम में। अभी यहां मैंने नहीं दिया है तो मेरे को तो क्या याद हो गए। और तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि इंडिविजुअल सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा गिवन होंगे। तो ये एनोड रिएक्शन हो गया, ये कैथोड रिएक्शन हो गया। तो एनोड रिएक्शन और कैथोड, तो अब इसका ई नोट सेल क्या हो जाएगा? ई नोट सेल क्या होता है? राइट माइनस लेफ्ट माइनस राइट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई नोट सेल कैथोड इज प्लस 0.34 माइनस 2.37। इसको आप ऐड करो तो 2.37.34 ये आ गया प्लस 2.71। सेल स्पॉन्टेनियस है क्योंकि ई नोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो सेल इज स्पॉन्टेनियस। नाउ Mg plus 2 plus 2 electron, copper plus 2 plus 2 electron, copper 2 electron से 2 electron cancel. Overall cell reaction is magnesium solid, copper plus 2, copper and Mg plus 2. मैंने बार बार कहा है ये कि लेफ्ट में एनोड है, राइट में कैथोड है। ठीक है, अब यहां पर वही वाली बात, के की वैल्यू निकाल लूं मैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू इस सेल रिएक्शन का क्या आ जाएगा? तो हम इसको और इसको कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है तो इनका एक्टिव मास तो 1 ही रहेगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट Mg plus 2 डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम ये वाली वैल्यू नन्स इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। ये सेल रिएक्शन के की वैल्यू आ गई हमारे पास। नन्स इक्वेशन क्या है? ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और 0.059 भी लिख सकते हो log k। ओके, दिस इज द नन्स इक्वेशन, सिंप्लीफाइड नन्स इक्वेशन है। k की वैल्यू अब मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, Mg plus 2, कॉपर प्लस 2, n की वैल्यू 2 है। आपने अभी रिएक्शन में देखा ही था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कॉपर प्लस 2 को। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व इन बैलेंस सेल रिएक्शन। तो मैंने एनोड और कैथोड रिएक्शन लिखी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुए थे। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ई नोट सेल इज 2.71 माइनस 0.059, n की वैल्यू 2, लो मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, मैग्नीशियम प्लस 2
कितना हो गया 0.001 ये रहा। और कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्या गिवन है, ये गिवन है। तो दिस इज 0.0001। ऑब्वियसली ई सेल 2.71 माइनस 0.0295 या 1 ले लें तो log 10 and log 10 is 1, therefore E cell 2.71 minus 0.0295। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। खाली अब 2.71 में से 0.0295, ठीक है ना, इसका तो ये 10 आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था और ये सब बुक के क्वेश्चन है, आप देख लो जिन्होंने क्लास प्रॉपर अटेंड की है। तो इस तरह इससे अच्छे क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन तो मैं ड्यूरिंग द कोर्स करवा चुका हूं। यानी मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। पर क्या होता है कि बुक के क्वेश्चन आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हमारे बुक के क्वेश्चन भी हो रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो रहे हैं। यस, तो ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसमें हमको जो गिवन है हम वही करेंगे। तो यहां पर ये हो गया एनोड, यहां पर ये हो गया कैथोड। एनोड एंड कैथोड। इसका जो सेल रिएक्शन है, ये एनोड है तो आयरन Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज एनोड हाफ रिएक्शन। एंड दिस इज कैथोड हाफ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, n की वैल्यू वापस 2 ही आ रही है। अब मैं अगर एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को, एनोड रिएक्शन Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड रिएक्शन 2H++2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी? अच्छा, n की वैल्यू 2 कैसे आई है? ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। आयरन 2H+, H2+, Fe+2। ये तो हमारी पूरी इस सेल का हो गया। अब यहां पर हम K की वैल्यू निकालें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ S2, Fe+2, आयरन सॉलिड H+ का स्क्वायर। पर मैं वापस यहां पर बात करूं, ये आयरन सॉलिड है और ये गैस 1 बार प्रेशर पर। ये देखो आप, H2 1 बार प्रेशर पे गिवन है। और मैंने आपको कहा था हम 11 से पढ़ रहे हैं सॉलिड, प्योर लिक्विड, और कोई भी गैस जब 1 बार प्रेशर पर होती है तो हम उसका एक्टिव मास कितना लेते हैं? 1। तो इसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा और इसका भी एक्टिव मास 1 आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसके मतलब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Fe+2
एंड H प्लस का स्क्वायर, K इज E। अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास H प्लस की भी वैल्यू 1m ही दे रखी है, तो वो 1m पुट कर देंगे। हाँ, अगर यहाँ 1m की जगह दूसरा कुछ लिखा होता 0.1m तो वो ले लेते, पर मैंने यहाँ पर ये भी देने की जरूरत नहीं थी। एनीवे, अब मैं इसका E नोट सेल, E कैथोड माइनस E एनोड। आयरन का जो सिंगल रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है कैथोड का, तो कैथोड तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो कितना हो गया, 0। ये इसका एनोड तो ये है, ये इसका तो 0 आ गया, माइनस 0.44 वोल्ट। तो ई नोट सेल प्लस 0.44 वोल्ट। इज इट क्लियर? कैथोड तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है। ये देखा जाए तो आप देख लो ये क्या है, दिस इज, ये जो कैथोड है वो क्या है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होगी, कितनी ली हुई है, 0। ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे, ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ये लगाया, तो इसका ई नोट सेल कितना आ गया, पॉजिटिव। अब हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन में चले जाएंगे। ई सेल, ई नोट सेल नेगेटिव 0.0591 एन log k। अब log k की जगह क्या लिख दूंगा, k की जगह ये लिख दूंगा मैं, Fe प्लस 2 H प्लस का स्क्वायर। यस, अब हम खाली सोल्व करना है। ये तो आ जाएगा 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 ऑलरेडी है हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व इन बैलेंस सेल रिएक्शन। Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है, 10, ये कितना है, 10 टू पावर माइनस 3, 1 2 3, 10 टू पावर माइनस 3। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, और वो वाली वैल्यू कितनी है, 1m, ये 1m। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ई सेल 0.44 माइनस 0.0295 इंटू log 10 टू पावर माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है, -3 इंटू -3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और जो भी आंसर आ रहा है लिख देंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फाइनल इसलिए नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करने में टाइम कंज्यूम होता है। आपको अप्रोच समझ में आ गई, क्वेश्चन मोर एंड लेस आपने क्या देखे, ये एक जैसे ही है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 करवा दिए, बाकी 2 आप करना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Can a nickel spoon be used to dissolve a solution of CuSO4? ये बोल रहे हैं क्या हम निकल स्पून से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं? निकल स्पून यूज कर सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में? यानी क्वेश्चन ये है कि ये बीकर है और इसमें ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CSO4 सॉल्यूशन, और हमने इसमें, तो ये बोल रहा है कि क्या हम
निकल स्पून यूज कर सकते हैं। ये निकल स्पून यूज कर सकते हैं इसको स्टर्ड करने के लिए। देखो तो हम देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा रखा है अलग तरीके से। तो ये निकल स्पून अगर इससे रिएक्ट करेगा, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, आप समझो अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो फिर नहीं, क्योंकि हमारा स्पून खराब हो जाएगा, हम हमारे स्पून को थोड़ी खराब होने देंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो हम बोलेंगे नहीं यूज कर सकते हम, और ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट नहीं करें, यानी निकल मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करे, तो निकल स्पून सूटेबल है स्टर्ड करने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। तो इसके लिए हमारे को ये वाला रिएक्शन देखना पड़ेगा। ये निकल सॉलिड, कॉपर सल्फेट, कॉपर NaNiSO4। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन की पहले फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। इस रिडॉक्स रिएक्शन की हमको क्या देखनी पड़ेगी? फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी देखने का मतलब ये हो गया कि स्पॉन्टेनिटी देखनी पड़ेगी, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले आप ये देखो, कॉपर +2 से कॉपर बन गया, तो यहां पर ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कैथोड बन गया, और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसमें से इसलिए ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं, और ये हो गया एनोड। तो यहां पर ये निकल स्पून एनोड है, क्योंकि ये रिएक्शन होगा तो हम इस रिडॉक्स रिएक्शन की क्या फाइंड आउट करेंगे? इस रिडॉक्स रिएक्शन की हम फिजिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, इसका E0 रिडॉक्स फाइंड आउट करेंगे। E0 रिडॉक्स मतलब E0 से लिए, तो क्या हो जाएगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यस, या कैथोड कौन है? कॉपर, यानी या निकल तो किस तरह से एक्ट कर रहा है? एनोड की तरह। तो ये तो हो गया बेटा निकल, और ये हो गया कॉपर +2 से कॉपर, और ये निकल +2 से, यानी यहां ये तो कॉपर इलेक्ट्रोड और ये निकल इलेक्ट्रोड। हमको भी डेटा ही नहीं, मैंने देखो अभी तक इन दोनों को तो रीड ही नहीं किया। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो कॉपर की क्या दे रखी है? 0.34 वोल्ट, माइनस 0.25 वोल्ट। तो आप देखो 0.34, अब आगे करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, इनको ऐड करना है, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास +0. तो अब आप मेरे को बताओ ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। हम क्या लिखेंगे? सिंस E redox is positive, therefore nickel react spontaneously with CSO4, thus we can't use nickel spoon, be used to thus we can't use nickel spoon be used to dissolve a solution.
तो हम यहां निकल स्पून को यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम बोलते ये वैल्यू नेगेटिव आती तो हम लिखते सिंस ई नॉट रिडॉक्स इज नेगेटिव देयरफॉर निकल डज नॉट रिएक्ट, और तो यूज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ये है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव है, और ये देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस 0.25 वोल्ट है, माइनस 0.25 वोल्ट है। तो मैंने क्या किया, पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, इसकी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बना दी। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमको ये पता करना है कि होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पता करने के लिए ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। उसमें मैंने लिखा था कि क्या हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर पोर्ट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या फिर जिंक के पोर्ट में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में भी कराए हुए हैं, सेम क्वेश्चन ही था ये भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड करो आप इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है कि इससे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके पहले ढंग से क्वेश्चन को रीड कर लो और फिर सेल्फ करने की कोशिश करो। यस, अब आप देखो, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 0.1 m solution at 25 degree centigrade. Assuming that salt is dissociated to 20% at this dilution, calculate the electrode potential. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ नहीं दिए हैं, तो वो मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में गिवन होंगे आपको। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये है कि हमने जिंक की रोड को डिसॉल्व किया है, सॉरी जिंक की रोड को रखा है, किसमें रखा है, ये जिंक की रोड किसमें रखी हुई है, ये जिंक की रोड, ये जिंक की रोड किसमें रखी हुई है, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 0.1 m ZnSO4 सॉल्यूशन। जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, 0.1 m ZnSO4 सॉल्यूशन, क्वेश्चन में करेक्शन कर देना, 0.1 m ZnSO4 सॉल्यूशन है ये। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या है, 0.1 m ZnSO4 सॉल्यूशन। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट तो तब होती जब वो 1 m में होता। तो अब इसका हमको E जिंक प्लस 2 जिंक फाइंड आउट करना है, जबकि हमको गिवन क्या होगा, एग्जाम में हमको गिवन होगा ये वाली वैल्यू नेगेटिव 0.76 वोल्ट, ये वाली वैल्यू गिवन होगी। ये हमको गिवन होगा। अब हमारे पास 0.1 m ZnSO4 है, पर इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में एक चीज और लगा दी, 20% डिसोसिएट हो रहा है। कितना डिसोसिएशन है इसका, 20% डिसोसिएशन है। तो 20% डिसोसिएशन है, मतलब ये ZnSO4 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, खाली 20% ही डिसोसिएट हो रहा है। ये 0.100 समझ में आया इनिशियली, बिफोर आयोनाइजेशन। 11 में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा बहुत किया है कि ये बिफोर आयोनाइजेशन। अब जब वो अंदर जाके आयोनाइज हो जाएगा तो 20% आयोनाइज होगा, तो 1 का 20% कितना होता है, 1 का 20% सीधी बात है, 1 का 20% कितना होगा 0.2, तो 0.1 का 20% कितना होगा 0.02। तो यहां पर 20% डिसोसिएट होगा,
तो इसका मतलब हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक प्लस 2 आयन कितने हैं? इस सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन जो हैं वो हैं ये वाले। 0.1 तो लिया ये ZnSO4, पर ये जो ZnSO4 ये पूरा आयनाइज नहीं हो रहा है, हमने जितना लिया उसका 20% ही हो रहा है। इसका मतलब ZnSO4 जितना है उसका 20% ही जिंक प्लस 2 आयन मिलेगा, क्योंकि ZnSO4 आयनाइज हो रहा है जिंक प्लस 2 और सल्फेट आयन, पर ये कितना परसेंट आयनाइज हो रहा है? 20%। तो 0.1 का 20% ही जिंक प्लस 2 आयन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब नर्स इक्वेशन लगाऊंगा मैं, ई सेल ई नोट सेल नेगेटिव 0.0591 n log k। क्या फाइंड आउट करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। हमारा एम क्या है? जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, के की वैल्यू निकाल रहा हूं। जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 1 अपॉन जिंक प्लस 2। इसको मैं, ये सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, वो रख दिया मैंने। जिंक सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 है, तो के की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहां पर सीधी वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा नेगेटिव 0.76 वोल्ट, ये गिवन होगा, ये तो स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, एन की वैल्यू ये, दिस इज एन। लो, अच्छा यहां के की वैल्यू क्या रखूंगा? 1 अपॉन जिंक प्लस 2, ये के की वैल्यू, लॉग के था, लॉग के की जगह 1 अपॉन जिंक प्लस 2 लिख दिया मैंने, तो लॉग 1 अपॉन 0.02। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ई सेल नेगेटिव 0.76 माइनस 0.0295 log 50, आई थिंक 1 by 0.02, तो ये हो गया 100 by 2 is 50, तो ये 50 आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ दूं और ये आंसर आ जाएगा। log 50 की वैल्यू होती है 1.7, तो इसको 1.7 से मल्टीप्लाई करके फिर, और log मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे तो आपको आने चाहिए, लेकिन लोग बिना लॉग टेबल के भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कितना फास्ट निकाला वैसे आप भी निकाल लेंगे। मैं जब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें लॉग बहुत काम आता है, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स में एक स्पेशली क्लास ऐसी लेता हूं जिसमें लॉग और एंटी लॉग हम फास्ट और बिना लॉग टेबल यूज करके कैसे करें वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको बिल्कुल लॉग टेबल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। 1 आवर की मेरी क्लास और आपने 1 आवर खुद कुछ डेटा लेके और प्रैक्टिस कर ली तो आप, वो बहुत इजी ट्रिक्स हैं जिसको थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर प्रेजेंट इन 0.1 m CSO4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल है कि सीधा है कि ये ई नोट गिवन है, गिवन तो हमारे पास क्या है? ई नोट कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, और ये कब है? ये 1 m पर होता है, और हमको पूछा क्या है? 1 m, और जब डिसोसिएशन नहीं दे रखा हो तो हम वही वैल्यू लेंगे। मैं 1 मिनट क्लियर कर रहा हूं। ई सेल हमको फाइंड आउट करना है। कॉपर प्लस 2 का जो कंसंट्रेशन गिवन है
वो गिवन है हमारे पास 0.1। इस केस में हम ये वाला पूरा का पूरा ले लेंगे, ये कॉपर +2 है और ये SO4 -2 है, तो ये वाला ले लेंगे। अगर यहाँ इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया होता कि 50% डिसोसिएशन, 20% डिसोसिएशन, जैसे कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में था, तब हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करते हैं इसको। अब इसमें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉपर सॉलिड, कॉपर +2, 1 कॉपर +2 क्योंकि ये सॉलिड है। अब सीधा ई सेल, अब ये ई सेल का नहीं है, ई नोट, ये ई कॉपर +2 टू कॉपर, ई नोट कॉपर +2 टू कॉपर -0.0591 एंड log k और k की वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूं। बस अब हम इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। +0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 1/0.1 log 10 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, +0.34 माइनस 0.0295 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा +0.34 माइनस 0.295, ये आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही लूंगा मैं। मेरे को पर्पस ये था कि मैं एक क्वेश्चन की सिंपल, बिल्कुल मैंने कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिए, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूँ, पर मेरा ये था कि मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊं। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराओ, तो मैंने इसलिए इस क्लास में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए जो अब तक टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं, क्योंकि अभी तो मेरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और चैप्टर काफी सारा बाकी है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी बुक के और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो मैंने कराए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फेराडे लॉ ये डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।